हेलो स्टूडेंट, पिछले क्लास में हम लोग द्विघात समीकरण से रिलेटेड एक द्विघात समीकरण दिया हुआ था जिसके मूलों को ज्ञात किया गया था। आज के क्लास में हम लोग उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और टाइप 2 का क्वेश्चन पढ़ेंगे जो बोर्ड एग्जाम में बेहद इम्पॉर्टेंट है। यह प्रश्न भारतीय प्रश्न होता है और ये प्रश्न हम पहले टाइप के क्वेश्चन में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसको कैलकुलेट करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए पिछले क्लास में बताया गया था गुणनखंड करके, वर्ग समीकरण बनाकर और सिद्धाचार के सूत्र का प्रयोग करके, यानी इनमें से किसी एक विधि का उपयोग करके द्विघात समीकरण को सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न क्या बनता है? प्रश्न होगा दो ऐसे क्रमागत विषम संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 390 है। यहाँ पे 300 के बजाय 290 कर लीजिएगा, 290 है। ये प्रश्न है, सॉल्यूशन कैसे दिया जाएगा? अब यहाँ समझ लीजिए, क्रमागत विषम संख्याएं। विषम संख्याएं क्या होती हैं? जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, अर्थात 3, 5, 7, 9, 11 etc। ये सारी संख्याएं जो है विषम संख्या हैं। एक इसमें करा है ऐसे दो क्रमागत विषम संख्या। क्रमागत का मतलब क्रम से आने वाली। जैसे पहली संख्या 3 है तो दूसरे क्रम से कौन से आएगी? 5। ठीक है, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9। आप देख सकते हैं 3 के बाद 2 जोड़ा जाए, 3 में पहली संख्या में 2 जोड़ेंगे, अगली संख्या प्राप्त हो जाएगी। फिर इसमें 2 जोड़ेंगे तो उसके आगे एक संख्या प्राप्त होगी। फिर 2 जोड़ा जाएगा तो उससे आगे एक संख्या प्राप्त होगी। तो 3 में 2 जोड़ा गया 5, 5 में 2 जोड़ा जाए 7 और 7 में 2 जोड़ा जाएगा 9। इसी तरह से संख्याएं प्राप्त होती जाएंगी। तो ये क्रमागत संख्या है, यानी क्रम से आने वाली। तो 3 के बाद 5, 7 भी आ सकता है, 11 भी आ सकता है, लेकिन क्रमागत संख्या का मतलब 3 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 7 आएगा, 7 के बाद 9 आएगा। तो इसमें जो है हमें वो पता नहीं है, तो मान लिया जाए, माना पहली क्रमागत संख्या, क्रमागत माना पहली विषम संख्या यहाँ पे धनात्मक जोड़ लीजिएगा। प्रश्न में धनात्मक संख्या, विषम धनात्मक संख्या। तो माना पहली विषम धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्या बराबर x, इसलिए दूसरी क्रमागत विषम संख्या, दूसरी क्रमागत विषम धनात्मक संख्या। तो इसमें बताएं, पहली संख्या पता चल गया तो 2 जोड़ेंगे तो अगली क्रमागत संख्या प्राप्त हो जाएगी, x+2 हो गया। ठीक है, तो माना पहली विषम धनात्मक संख्या x है तथा दूसरी क्रमागत विषम धनात्मक संख्या x+2 है। ठीक है, अब इसके बाद इन दोनों संख्याओं के वर्गों का योगफल 290 है। तो प्रश्नानुसार क्या होगा? प्रश्नानुसार पहली संख्या का वर्ग फिर दूसरी संख्या का वर्ग बराबर 290। अब देखिए x² a+b होल का वर्ग है, तो ये हो जाएगा a वर्ग प्लस b यानी 2 का वर्ग प्लस दोनों के गुणनफल का दूना, तो 2 गुणे 2x
इक्वल 290। एक्स स्क्वायर जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 2x² और ये +4x इक्वल 290। ये इधर घट जाएगा, ठीक है, तो हो जाएगा 2x² + 4x और ये 290 में से 4 घट जाएगा, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 290 में से 4 घटेगा तो ये हो जाएगा 286 बराबर 0। अब इसमें से 2 कॉमन मिल रहा है, 2 कॉमन लेंगे इधर आकर भाग हो जाएगा, तो जो 2 कॉमन लिया जाता है तो उससे भाग करते हैं, तो 2 से भाग करेंगे तो ये x² हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2x और यहाँ हो जाएगा 143 इक्वल 0। तो ये द्विघात समीकरण बन गया, ठीक है। अब ये द्विघात समीकरण है, इसको खंड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो जब खंड किया जाएगा तो इसका 3 तरीका है खंड करने का। एक तो मध्य पद को तोड़कर, उसके बाद सिद्धाचार्य के सूत्र से, तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा कितना, -143 x²। अब इसको 143 को भाग कर सकते हैं हम, 11 से भाग करें तो 11 कम 11, फिर 11 तियाँ 33, फिर 13 से कटेगा तो 11 और 13 इसके 2 खंड हो रहे हैं, तो 11 में से 13 में से 11 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा और गुणनफल भी 143 हो जाएगा। तो प्रश्न इसको हल करेंगे तो आ जाएगा x² + 13x - 11x - 143 बराबर 0। इसमें 2 का जोड़ा बना लेंगे, पहले में से कॉमन मिलेगा x तो x + 13 हो जाएगा, इसमें से कॉमन मिलेगा -11 तो x + 13 इक्वल 0। अब x + 13 कॉमन लेंगे तो x - 11 इक्वल 0। अब क्या करेंगे, दोनों खंडों को बारी बारी से 0 के बराबर रखेंगे, तो जब x + 13 इक्वल 0, यहाँ 0 रखेंगे तो भी 0 हो जाएगा, इसकी जगह 0 रखेंगे तो भी 0 हो जाएगा, तो x इक्वल क्या आएगा -13 और x - 11 इक्वल 0, x इक्वल क्या हो जाएगा 11। अब देखिए x का मान -13 और 11 है, तो x बराबर -13, तो माना पहली विषम धनात्मक पूर्णांक 11 और 13 दोनों विषम संख्या है, लेकिन धनात्मक संख्या x है, तो चूंकि x धनात्मक है, चूंकि x धनात्मक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है, इसलिए x इज नॉट इक्वल -13, मतलब x का मान 13 नहीं लेंगे, ठीक है, इसलिए x बराबर क्या होगा, केवल 11 होगा, ठीक है। तो पहली धनात्मक पूर्णांक 11 तथा दूसरी धनात्मक पूर्णांक, इसलिए लिखेंगे, इसलिए पहली धनात्मक पूर्णांक 11 एवं, यह पहला लिखा जाए, पहला धनात्मक पूर्णांक 11 एवं दूसरा धनात्मक पूर्णांक 13 है। 11, अब यहाँ x का मान 11, यहाँ 11 रखेंगे तो 11 2 13 हो जाएगा, एंड -13 आ रहा है, अगर ये +13 आता है तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए इसमें ये जो शर्त है, तो यहाँ पे 11 और इसका वर्ग करेंगे तो 11 का वर्ग +13 का वर्ग, तो 11 का वर्ग 121 होता है, 13 का 169 होता है, जोड़ेंगे तो 9 1 10, 6 2 8 1 9 और 1 1 2, तो दोनों के वर्गों का योगफल 290 है, यानी इसका मतलब कि ये जो x का मान है 11 और 13 वो सही है, ठीक है। तो ये प्रश्न था, ये तरीका होगा हमें सॉल्व करने का। तो इसमें समझ लीजिए कि ऐसे ही भारतीय प्रश्न होगा, इसमें क्या करेंगे हम, एक वेरिएबल लेंगे, ठीक है, क्योंकि द्विघात समीकरण है तो इसमें एक ही वेरिएबल यूज होगा, तो एक वेरिएबल लेंगे और यह वेरिएबल के साथ एक इक्वेशन तैयार करेंगे, जो यहाँ इक्वेशन प्राप्त हुआ है, यह इक्वेशन जो प्राप्त होता है ये द्विघात समीकरण होता है,
जो पहले टाइप का क्वेश्चन था ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 का मूल ज्ञात करना, तो यहाँ पर भी ये जैसे प्राप्त हो जाएगा वैसे हम मूल ज्ञात कर सकते हैं, यानी यहाँ से टाइप 1 का क्वेश्चन होगा। तो इतना जो भाग है वो टाइप 2 का क्वेश्चन है, ये टाइप 2 का क्वेश्चन होगा, दूसरे प्रकार का क्वेश्चन है। अब ये एग्जाम में पूछा कैसे जाता है, कई बार जो है दोनों टाइप 1 टाइप 2 दोनों क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। तो ये और अच्छी बात हो जाएगी कि एक ही चैप्टर के 2 प्रश्न आ जाते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन मान के चलिए कि इस टाइप का क्वेश्चन, मतलब इसको हम विशेष तौर पे ध्यान रखते हैं कि या इस टाइप का क्वेश्चन आए, इबारती प्रश्न, डायरेक्ट ये ना आए, ठीक है। ये आएगा तो और आसान हो जाएगा। अब इसमें अंतर क्या हो रहा है, इसमें इसको बनाना है फिर हल करना है। इसके पहले क्या था, पहले टाइप में यह दिया हुआ था, केवल हल करना था, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से ये टाइप 1 का क्वेश्चन होगा, इसके पहले टाइप 2 का है, तो टाइप 2 कन्वर्ट हो रहा है टाइप 1 में, ठीक है। इसलिए आपको अगर टाइप 1 का क्वेश्चन नहीं पता है तो आपको पहले क्लास का वीडियो देखना पड़ेगा, पहले टाइप 1 का सीखना होगा, फिर टाइप 2 का सीखना होगा। और ये क्वेश्चन जो इसके पहले 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग बताया गया था, उस समीकरण में इबारती जो प्रश्न था उसके साथ ये रिलेट करके आता है, कई बार अलग भी होता है। 4 या 6 नंबर का प्रश्न होगा, जैसे ये प्रश्न पूछा जाएगा तो ये 4 नंबर का होगा। एक और प्रश्न देख लेते हैं जो 6 नंबर का भी पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है, एक मोटर बोट यानी नाव जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक मोटर बोट है, एक मोटर बोट जिसका स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, 24 किलोमीटर धारा के विपरीत 24 किलोमीटर धारा के विपरीत जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक समय लेती है। 1 घंटा अधिक समय लेती है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है, एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, 24 किलोमीटर धारा के विपरीत जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक समय लेती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे समझ लें, जैसे ये धारा प्रवाहित हो रहा है, धारा इस दिशा में प्रवाहित हो रहा है, तो धारा की भी चाल होगी और स्थिर ना बोट की भी चाल है। तो धारा की चाल, धारा की दिशा में गति करेंगे 18 किलोमीटर प्रति घंटे
की चाल से। धारा की चाल मान ली जाए, जैसे इसमें दिया है धारा की चाल ज्ञात करना है, तो x किलोमीटर प्रति घंटा है। अब x किलोमीटर है ये भी, तो एक ही दिशा में चल रहा है तो बढ़ जाएगा, ठीक है। जैसे कई बार ऐसा होता है, ये साइकिल चला रहे होते हैं आप, और जिस दिशा में साइकिल चला रहे हैं उसी दिशा में वायु भी प्रवाहित हो रही है, तो साइकिल की चाल बढ़ जाती है। कितना बढ़ेगी, तो वायु की चाल उसमें ऐड हो जाएगा। बढ़ रहा है मतलब उसमें चाल जुड़ जा रहा है। और यदि वही धारा वायु के चलने के विपरीत दिशा में अगर साइकिल चलाते हैं तो घट जाता है। कितना घटेगा, वायु की जो चाल होगी वह माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे भी वही है, धारा की दिशा में बोर्ड की चाल, तो यह 18 + x हो जाएगा, ठीक है। और यदि धारा के विपरीत चल रहा है तो क्या हो जाएगा, 18 - x हो जाएगा, ठीक है। तो इसी चीज़ को यहाँ मान लिया जाए। अब दोनों में लिया गया समय, तो समय इसमें चाल और दूरी से रिलेटेड है, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। समय इसमें दिया है, समय निकालना पड़ेगा। तो समय जिस जब चाल अधिक होगी तो लिया गया समय कम हो जाएगा, चूँकि दूरी बराबर ही तय कर रहा है 24 किलोमीटर। तो सलूशन जब देंगे इसमें, मान लिया जाएगा, माना धारा की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। अब धारा की दिशा में बोट की चाल, तो 18, धारा स्थिर जल में इसकी चाल 18 है और धारा की चाल तो 18 + x किलोमीटर प्रति घंटा, तथा धारा के विपरीत दिशा में बोट की चाल, तो 18 - x किलोमीटर प्रति घंटा। ये इतना चीज लिख लिया गया जो वहाँ बता रहे थे। अब क्या करना है, अब देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, 24 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में जाने में। तो धारा की दिशा में 24 किलोमीटर जा रहे हैं और उतने ही दूरी धारा के विपरीत आ रहे हैं। तो धारा की दिशा में 24 किलोमीटर दूरी तय करने में, धारा की दिशा में 24 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, मान लीजिए t1 है, तो समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी 24 है और चाल क्या होगा, धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में 18 + x है, तो 18 + x, ठीक है। अब धारा के विपरीत दिशा में, धारा के प्रतिकूल या विपरीत, धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, मान लीजिए t2 है, तो t2 बराबर दूरी बटा चाल, कितना है, 18 - x। अब ये देखिए यहाँ पे 24, ये एक भिन्न हो गया, तो भिन्न में अंश बराबर है। अब हर इसका बड़ा है तो ये भिन्न जो छोटी होगी, ये छोटा है तो ये बड़ी होगी। तो यहाँ पे t1 क्या है, t1 जो है छोटा होगा, t2 बड़ा होगा, तो कितना है, छोटा है। तो यहाँ दिया है प्रश्न के अनुसार कि जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक समय लेती है, तो धारा की चाल बताइए। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार
T2 माइनस T1 बराबर 1 घंटा। तो T2 का मान क्या होगा? T2 का मान रखें यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 24/18 माइनस एक्स और माइनस 24/18 प्लस एक्स बराबर 1। अब यहाँ से 24 कामन ले लें, तो 24 कामन ले लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ भी 1 बच जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 18 प्लस एक्स माइनस 18 प्लस एक्स, तो इसका गुणा करेंगे जब, तो यहाँ माइनस ये हो जाएगा -18 माइनस एक्स, तो -18 प्लस एक्स हो जाएगा अपान, यहाँ देखिए a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हर का हर में कर देंगे, तो a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा 18 का वर्ग माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अभी देखिए यहाँ पे 18 में से 18 घटेगा, ठीक है, 0 हो जाएगा, x और x हो जाएगा 2x, तो ये हो जाएगा 24 गुणे 2x अपान, अब ये 18 का वर्ग माइनस एक्स स्क्वायर जो है ये भाग में है, इधर आकर गुणा हो जाएगा, 1 में गुणा होगा, तो ये हो जाएगा 18 का वर्ग, यहाँ पे लिख सकते हैं, तो 18 को क्या लिखा जा सकता है? 18 का वर्ग हो जाएगा 324 और माइनस एक्स स्क्वायर। अगर नहीं आपको वर्ग नहीं याद है तो आप इसको 20 माइनस 2 लिख सकते हैं 18 को, तो ये 400 हो जाएगा और प्लस 4 हो जाएगा और माइनस 20 दूना 40 दूना 80, तो 404 में से 80 घटे, 400 में से 80 घटेगा तो ये हो जाएगा 320 और प्लस 4, तो 324 ऐसे निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या करना होगा, ये एक वर्ग समीकरण बनना है, यहाँ 24 दूना 48 हो जाएगा, इसको इधर करते हैं तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये माइनस इधर आकर प्लस हो गया 24 दूना 48 एक्स और माइनस 324 बराबर क्या 0। अब यहाँ पे हम इसका खंड कर सकते हैं, इसका इसमें गुणा कर सकते हैं, या तो आप इससे खंड नहीं हो पा रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, इसकी तुलना, अब ये द्विघात समीकरण बन गया यानी पहले टाइप का क्वेश्चन हो गया, तो इसको हल करने के लिए आपको क्या करना होगा, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करेंगे, ठीक है, और तुलना करने के पश्चात आप सीधाचार का जो सूत्र होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a रख देंगे तो x का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हल करें, इसको समीकरण 1 बना लें और लिखें समीकरण 1 की तुलना ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर तुलना करेंगे तो a का मान हो जा रहा है 1, b का मान 48 और c का मान है -324, यह मान है। अभी हम सीधाचार का सूत्र लिखेंगे तो x बराबर होता क्या है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। अभी क्या करना होगा, यहाँ ए बी सी का मान रख के हल करेंगे, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं। ध्यान रखना होगा, मान लिया गया था धारा की चाल x है तो वही x का मान निकालना है। अभी क्या करना होगा, x का मान तो माइनस b का मान 48 है तो -48 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 48 का वर्ग माइनस 4ac, तो 4a का मान 1 है और c का मान माइनस है, तो बताए थे कि माइनस जब भी आए तो ब्रैकेट यूज कर लेना चाहिए, /2a, a का मान 1, इतना आ जाएगा। अभी क्या करना होगा, x बराबर -48 प्लस माइनस, अब 48 का वर्ग यहाँ लिखा जाएगा और इसका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो
तो 48 का वर्ग अभी बताएं, इसको 50 में से 2 घटाएंगे, होल का वर्ग करेंगे तो इसका वर्ग हो जाएगा 2500 प्लस 4 माइनस 25, 5 दूना 10 दूना 20, यानी दोनों गुणनफल का दुगुना, तो माइनस 200। अब 2500 में से 200 घट जाएगा, 2300 हो जाएगा, यहाँ प्लस 4 तो 2300, 2300, 2304, 2304 माइनस, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 4 चौको 16, 6 4 दूना 8, 1 9, 4 3 12, 1296 अपान 2 गुणे 1 तो 2 हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे, 6 4 10, 9 और 1 हासिल 10, 3 2 5 और ये हो जाएगा 3 2 5 और 1 हासिल 6, 2 1 3, तो रिजल्ट आ रहा है -48 प्लस माइनस 3600 बटा 2, तो -48 प्लस माइनस 3600 का वर्गमूल 60 होगा अपान 2, x का मान आ गया। अब बताए थे पॉजिटिव साइन लेने पे, ठीक है, पॉजिटिव चिन्ह लेने पे, तो पॉजिटिव लिया जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, x बराबर -48 प्लस 60 बटा 2 इम्प्लाई दैट, या नीचे लिख रहे हैं x बराबर, अब 60 में से 48 घटेगा तो 48 2 50 और 10 60, यानी 12 बटा 2, तो x का मान क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, x का मान 6। दूसरा क्या होगा, निगेटिव साइन लेने पे, निगेटिव साइन लेने पे, साइन का मतलब यहाँ चिन्ह होगा, ठीक है, वही लिख दे रहे हैं। तो निगेटिव लिया जाएगा तो x बराबर हो जाएगा -48 -60 अपान 2, तो ये हो जाएगा -6 4 10 -108 बटा 2, भाग करेंगे तो -54 x का मान होगा। इसकी चाल माना गया था। तो अब देखिए यहाँ पे जो चाल होती है, चाल वह ऋणात्मक नहीं होती है, ठीक है, लिखेंगे चूँकि चाल जो है निगेटिव नहीं होती है, इसलिए धारा की चाल बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी धारा की चाल जो है 6 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, जो x का मान है, किलोमीटर प्रति घंटा, ये x का मान हो रहा है, यही सही होगा। बाकी ये जो -54 आ रहा है, यानी x बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ये नेगेटिव नहीं होगा, इसलिए यह मान नहीं लिया जाएगा, केवल यही सही होगा। तो ये जो प्रश्न था, ये 6 नंबर का प्रश्न है, ठीक है, और ये बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है क्वेश्चन। तो ऐसे प्रश्न आते हैं, और ये प्रश्न जो है युगपत समीकरण से भी रिलेटेड है। दोनों में से कोई एक बन जाए, दोनों में अथवा करके प्रश्न पूछा जाता है, तो दोनों में से कोई एक क्वेश्चन बन जाता है तो आप आराम से, यानी ये मान के चलिए 6 नंबर का ये प्रश्न जो है फिक्स है। जो पिछले द्विघात 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पर आधारित ये भारतीय प्रश्न बताया गया था, और ये इन दोनों में से 2 प्रश्न जो 6 नंबर का आता है, दोनों में से कई बार दोनों अलग अलग पूछे जाते हैं, तो एक तो बोनस मिल जाता है। और ये बड़ा रेयर केस में होता है कि आपको क्वेश्चन फिक्स क्वेश्चन मिले किसी चैप्टर से, किसी एक्सरसाइज से, तो ये एक ही प्रश्नावली से यह फिक्स क्वेश्चन मिलता है। अब आपकी किताब में इस टाइप के बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज के लिए 2-4 प्रश्न लिख देते हैं, ठीक है।
एक्सरसाइज 4B, इसके पहले 4A एक्सरसाइज था, अभी 4B एक्सरसाइज होगा। इसमें पहला प्रश्न होगा, एक आयताकार मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 9 मीटर 9 अधिक है। यहाँ पे 9 मीटर लिख सकते हैं। 2 गुने से 9 अधिक है। यदि मैदान का क्षेत्रफल, यदि आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 810 वर्ग मीटर हो तो मैदान की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यदि मैदान का क्षेत्रफल 810 वर्ग मीटर हो तो मैदान की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है। दूसरा प्रश्न क्या है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। जिनके वर्गों का योग 365 हो। तीसरा, ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल, जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। यह है। ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 है। तो ये कुछ प्रश्न है, ठीक है। देखिए ये जो प्रश्न है ये थोड़ा सा बड़ा होगा, ये 6 नंबर का प्रश्न होगा। ऐसे जो प्रश्न होंगे इस तरह के क्वेश्चन एक बताया गया है एग्जाम्पल, तो ये प्रश्न बनेंगे। और भी बहुत सारे चाल संबंधी प्रश्न है, ये क्षेत्रफल से रिलेटेड क्वेश्चन है। काम समय भी से रिलेटेड प्रश्न हो सकता है, जैसा कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण में बताया गया था।
दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है प्रश्न पूछने का तरीका में, इसलिए इसका ध्यान रखना होगा। तो आज के क्लास में बस इतना ही। अगले क्लास में हम लोग इसी चैप्टर से रिलेटेड तीसरे टाइप का क्वेश्चन, जो लास्ट टाइप का क्वेश्चन होगा, और ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा जो लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन आता है, अभी बताया गया। पिछले क्लास में हम लोग अगले क्लास में हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट 1 नंबर का प्रश्न, कई बार 2 प्रश्न पूछा जाता है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो किस तरह का क्वेश्चन होता है, सेम क्वेश्चन ax² + bx + c के फॉर्म में रहेगा, उसका नेचर ज्ञात करने के लिए होगा। तब तक आप ऐसे प्रश्नों की एक्सरसाइज ठीक से करें, मेहनत से करें। धन्यवाद।